हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं सत्य प्रकाश आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ज़ेनिथ एजुकेशन पर। आज हम मैथ्स क्लास 10th का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और इसके ऑलरेडी कुछ लेक्चर्स हो चुके हैं। ठीक है, हम लास्ट लेक्चर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कर रहे थे। तो उसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का कंसेप्ट क्या होता है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हो सकते थे, बेसिक क्वेश्चंस, वो हमने कर लिए हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो आज इस लेक्चर में बात करने वाले हैं वो हमारी एक तो होगी वर्ड प्रॉब्लम पे। मतलब वर्ड प्रॉब्लम हमें गिवन है और हमें उससे इक्वेशन मेकिंग करनी होगी। ठीक है, पहली चीज़ तो ये सीखेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे पास डिफरेंट मेथड्स है, लेकिन कई बार क्वेश्चंस में लिखा हुआ नहीं होता कि ये एक स्पेसिफिक मेथड लगाना है, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही लगाना है। तो हम उस केस में कोई भी मेथड लगा सकते हैं, ये हमें समझना होगा आज के लेक्चर। तो एक्सरसाइज 3.5 कर रहे हैं हम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है। थर्ड तक हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। जो थर्ड क्वेश्चन था वो बेसिकली एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चन ही था। तो वो मैंने आपको बोला था कि आप खुद ट्राई करेंगे उसे, क्योंकि वो बहुत मतलब ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं होगा, वो बहुत ईजी क्वेश्चन। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। जितने भी पुराने लेक्चर्स है वो आपने देखे होंगे, और अगर नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले पुराने लेक्चर्स देख लें, तो आपको ये और अच्छे से समझ आएगा। आज हम बेसिकली टॉपिक जो है हमारा वो स्टार्ट करते हैं, जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज 3.5 का। क्वेश्चन कहता है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, मतलब हमें इक्वेशंस बनानी है इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी एल्जेब्रिक मेथड। इसका मतलब हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहली बात अपने को ये समझ आ गई कि इक्वेशन बनानी है, और दूसरी बात कोई भी मेथड हम यूज कर सकते हैं। अब क्वेश्चन जो फर्स्ट है, बेसिकली फोर्थ का फर्स्ट पार्ट, वो क्या कहता है, चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। A part of monthly postal charges is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess। ठीक है, मतलब एक पोस्टल है जो दो तरह के चार्ज करता है। एक चार्ज तो फिक्स है और एक इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप कितने दिन खाना ले रहे हैं। होता है ना ऐसा हॉस्टल में कि बेसिकली हॉस्टल के चार्जेस होते हैं, आप रह भी रहे हो वहाँ पे, आप उनके रिसोर्सेज भी यूज कर रहे हो, तो वो एक फिक्स चार्ज हो गया। और बाकी इस चीज पर डिपेंड कर रहा है कि आप खाना कितने दिन खा रहे हैं। तो व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days शी हैज टू पे ₹1000। मतलब अगर एक स्टूडेंट ए 20 days के लिए खाना ले रही है तो उसे ₹1000 पे करने पड़ रहे हैं एज द हॉस्टल चार्ज। मतलब टोटल इन टोटल मिला के ₹1000 वो पे कर रही है। वेयर एज ए स्टूडेंट बी, जो स्टूडेंट बी है, हु टेक्स फूड फॉर 26 days, कितने डेज के लिए खाना ले रहा है, 26 days के लिए खाना ले रहा है, और उसे ₹1180 पे करने पड़ रहे हैं एज अ हॉस्टल चार्ज। तो हमें बताना है कि फिक्स चार्ज क्या होगा एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे क्या होगा। तो अपने को पहली बात तो क्वेश्चन में जब भी इक्वेशन बनानी है तो यही समझना है कि फाइंड क्या करना है। तो हमें दो चीज फाइंड करनी है, एक तो फिक्स चार्ज और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। बेसिकली क्वेश्चन एक बार मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक हॉस्टल है जिसके अंदर दो तरह के चार्ज लगते हैं, एक फिक्स्ड और एक इस चीज पर डिपेंड करता है कि आप कितने दिन खाना ले रहे हैं। तो एक स्टूडेंट ए है जिसने 20 days के लिए खाना लिया और उसने ₹1000 पे किए। वहीं जो स्टूडेंट बी है उसने 26 days के लिए खाना लिया और उसने ₹1180 पे किए एज अ हॉस्टल चार्ज। अब हमें बताना है कि फिक्स चार्ज क्या है और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे क्या है। ठीक है, वेरी गुड। तो लेट कर लेते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज ऑफ हॉस्टल, वो हमने अज्यूम कर लिया एज एक्स। लेट कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, पर डे का मतलब एक दिन के हिसाब से कितना कॉस्ट करेगा वो हम वाई अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है,
सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन 1 दे रखी है, फॉर स्टूडेंट ए। वो क्या कंडीशन है कि अगर एक स्टूडेंट 20 डेज खाना लेता है या लेती है तो उसे 1000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। तो दो तरह के चार्ज पे करने पड़ते हैं, एक फिक्स्ड होता है और एक चार्ज होता है कॉस्ट ऑफ फूड पर डे का। तो देखो एक्स तो उसे पे करना ही करना है, ठीक है। क्यों पे करना है? क्योंकि वो फिक्स्ड है। प्लस एक दिन के खाने का वाई रुपीज पे करना पड़ता है, तो 20 डेज का कितना करना पड़ेगा? 20 टाइम्स ऑफ वाई मतलब 20 वाई। और टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 1000 रुपीज। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। फिर देखते हैं कंडीशन 2। कंडीशन 2 वो है फॉर स्टूडेंट बी। सो स्टूडेंट बी जो है वो 26 डेज के लिए खाना लेता है, तो एक्स तो उसे देना ही एज अ फिक्स चार्ज। सो एक्स हो गया हमारा फिक्स चार्ज, और प्लस 1 डे का जो चार्ज है खाने का वो वाई है, तो 26 डेज का 26 वाई हो जाएगा। तो टोटल चार्ज हो जाएगा 1180 रुपीज। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी, ठीक है। आई होप आपको दोनों इक्वेशंस क्लियर हुई हैं। तो अब दो इक्वेशन बन गई है। देखा जाए तो एक्स का कॉफिशिएंट जो है फर्स्ट इक्वेशन में 1 है और सेकंड में भी 1 है, तो हम डायरेक्टली एलिमिनेशन मेथड यूज करके इनका आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अब वो क्या कहता है, पहले 2 को पहले लिखेंगे ऊपर क्योंकि उसका आरएचएस ग्रेटर है और इसका आरएचएस इससे लेसर है। सो एक्स प्लस 26 वाई इक्वल टू 1180 रुपीज और एक्स प्लस 20 वाई इज इक्वल्स टू 1000 रुपीज। अब हमें बेसिकली हमने एलिमिनेशन मेथड पढ़ रखा है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पुराने लेक्चर्स देख सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड्स के, और एलिमिनेशन मेथड के भी देख सकते हैं, तो दोनों मेथड आपको क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ x सेम है लेकिन साइन दोनों के सेम है, तो इनके साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो ये माइनस किया, अब एक माइनस हुआ तो सबके साइन चेंज हो गए। तो 20 जो प्लस का है ये क्या हो जाएगा? माइनस। और 1000 प्लस का है वो भी हो जाएगा माइनस। तो ये तो कैंसिल हो गए। 26 वाई में से 20 वाई गए तो कितना बचेगा? 6 वाई बचेगा, वो भी प्लस का। और 1180 में से अगर 1000 गया तो 180 बचेगा। तो y अगर मैं निकालूँ, 6 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहां जाएगा तो डिवाइड। तो 180/6 मतलब 6 3 ज़ा 30 ज़ा 180 होगा, तो y आ जाएगा 30। ठीक है, अब y हमारे पास आ गया, तो हमें क्या करना है? x निकालना है। सो x की वैल्यू को पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ x वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी में भी कर सकते हैं, या तो फर्स्ट में कर लो या सेकंड में कर लो, तो मैं फिलहाल इसे फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट जो इक्वेशन थी हमारी वो थी x प्लस 20y इक्वल टू 1000। सो यहाँ पर x तो हमें पता ही नहीं है, प्लस 20 इंटू वाई कितना है हमारे पास? 30 आया था, इक्वल टू 1000। तो x प्लस 20 इंटू 30 हो जाएगा 600 इक्वल्स टू 1000। तो प्लस का 600 वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, सो 1000 माइनस 600 इट मीन्स x हमारा आ जाएगा 400। सही है, तो x की वैल्यू 400 आ गई। अब हम लिख सकते हैं कि हेंस, अब लास्ट में कंक्लूड भी करना होता है क्वेश्चन में कि हमने क्या फाइंड किया है। तो हेंस फिक्स्ड चार्ज ऑफ हॉस्टल
इक्वल्स टू एक्स अज्यूम किया था और वो कितना आया था 400 रुपीज। एंड कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, पर डे वो हमने क्या अज्यूम किया था वाई, और वो कितना आया था 30 रुपीज। तो हमने दोनों चीज निकाली, फिक्स चार्ज भी निकाल लिया हॉस्टल का और कॉस्ट ऑफ फूड पर डे भी निकाल लिया। सही है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस तरीके से इक्वेशन बनाई जाती है। क्वेश्चन में पहले चेक करो कि फाइंड क्या करना है, और फिर क्वेश्चन में कंडीशंस क्या दी है उनका यूज कर लो। चलिए, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब सेकेंड जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 4 का ही है, सेकेंड पार्ट। अब ये कहता है इफ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator। ठीक है। फाइंड द फ्रैक्शन। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि फ्रैक्शन है जो 1/3 हो जाती है अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं उसके न्यूमरेटर से, और वो 1/4 हो जाती है अगर हम 8 ऐड करते हैं उसके डिनोमिनेटर में। तो हमें बतानी है कि फ्रैक्शन क्या होगी। तो अब जरा देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का तो पता ही नहीं है, तो लेट करना पड़ेगा। सो लेट कर लेते हैं। लेट न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू एक्स और डिनोमिनेटर इक्वल्स टू वाई। तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, वो होता है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो उसके अकॉर्डिंग न्यूमरेटर है एक्स और डिनोमिनेटर है वाई। एज सिंपल एज दैट। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या बोला गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कहता है कि अगर 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं न्यूमरेटर से तो ये 1/3 हो जाता है। तो कंडीशन 1 हम अप्लाई कर रहे हैं। फ्रैक्शन होता है एक्स अपॉन वाई, लेकिन उसने बोला 1 सब्ट्रैक्ट करना है न्यूमरेटर से, तो माइनस कर दिया 1, और फ्रैक्शन कितना हो गया इसकी वजह से 1/3। ठीक है, कोई बात नहीं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे इसको इससे। तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू, कितना आ जाएगा ये, एक्स 3 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 1। तो 3 इंटू एक्स हो जाएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू वाई। तो प्लस वाई यहाँ ले आओ, माइनस 3 यहाँ ले आओ। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब सेकेंड कंडीशन देखते हैं। इट बिकम्स 1/4 when 8 is added to the its denominator। मतलब सिर्फ डिनोमिनेटर में ऐड करना है। ठीक है, यहाँ हम लिख लेंगे अगेन और फ्रैक्शन था x अपॉन वाई। अब डिनोमिनेटर में 8 ऐड करना है, तो प्लस कर दिया 8, और फ्रैक्शन कितना हो गया उसकी वजह से 1/4 ही हुआ ना। यस। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 इंटू एक्स इक्वल टू वाई प्लस 8 होगा। इस प्लस वाई को यहाँ ले आएंगे तो माइनस हो जाएगा। सही है। तो 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 आ गया। इक्वेशन 1 हमने अज्यूम कर ली थी, सेकेंड भी हमारे पास आ गई है। और अगर ध्यान से देखा जाए तो दोनों के जो कॉफिशिएंट्स है, y के जो कॉफिशिएंट्स है, फर्स्ट इक्वेशन में भी y का कॉफिशिएंट 1 है और सेकंड इक्वेशन में भी y का कॉफिशिएंट 1 है। तो ये इजीली सॉल्व हो सकते हैं। तो इसके लिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 सबसे इजीएस्ट मेथड है एलिमिनेशन, तो वही यूज करते हैं। तो इक्वेशन क्या है,
4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 एंड 3x माइनस वाई ये था ना इक्वल्स टू 3। अब हमें क्या करना है, साइन चेंज करना है। तो साइन चेंज करेंगे तो y का चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस, 3x प्लस है तो माइनस, और प्लस का 3 है तो माइनस। अब इसकी वजह से क्या होगा, y और y तो कैंसिल हो गया। 4x माइनस 3x कितना आएगा, x आ जाएगा, और 8 माइनस 3 आ जाएगा 5। तो इसकी वजह से x की वैल्यू आ गई अपनी 5। अब x जब 5 आ गया तो इसे या तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो या सेकंड इक्वेशन में पुट करो और y निकाल लो, सिंपल। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, 2 में कर लेते हैं, मर्जी है। 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 था, यही थी इक्वेशन। तो x हमारा कितना आया है, 5 आया है। तो 4 इंटू 5 माइनस वाई नहीं पता इक्वल टू 8। तो 4 5 ज़ा 20 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 है। तो ये प्लस का 20 वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 माइनस 20। तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 8 माइनस 20 कितना आ जाएगा, माइनस 12। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y भी अपने पास आ गया कितना, 12। तो y भी आ गया, x भी आ गया। तो अब हम लिख सकते हैं हेंस x इज इक्वल्स टू, ऐसा नहीं लिखेंगे, इसको ऐसा लिखते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर करके। हेंस न्यूमरेटर जो हमने इनिशियली अज्यूम किया था, न्यूमरेटर इक्वल टू x इक्वल टू 5 आया था आई थिंक सो, यस। तो इक्वल टू 5, और डिनोमिनेटर जो है हमारा वो हमने अज्यूम किया था y, और वो आया है हमारा 12। तो x भी आ गया और y भी आ गया, यही हमें फाइंड करना था। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अगर आपको इससे भी रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते। चलिए, ज़्यादातर जो बच्चों को प्रॉब्लम रहती है ना वो इन्हीं क्वेश्चंस में रहती है। तो अगर हम इनको अच्छे तरीके से सीख जाएंगे, इनकी लैंग्वेज को समझ जाएंगे, तो फिर हमें आगे आने में मतलब क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, कई बच्चे पूछते हैं कि सर ये तो क्वेश्चन जो हमने कर लिए वो तो हमारे समझ आ जाते हैं, जो आपने करा दिए वो तो आ जाते हैं, लेकिन नए क्वेश्चन समझ नहीं आते। तो वो इसलिए नहीं आते क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करते। अगर हम ये क्वेश्चंस करते हैं तो ये बेसिकली एक मॉडल क्वेश्चंस हैं, मतलब इनमें आपको सारे टाइप्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जैसे फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस भी है, एज वाले क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है। अबे आगे जब पढ़ेंगे तो ट्रेन वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। तो ये मॉडल क्वेश्चंस है। अगर हम ऐसा मतलब समझ सकते हैं कि अगर इनको अच्छी तरीके से समझ लिया जाए तो आगे आने वाली प्रॉब्लम या जो प्रॉब्लम हमने कभी देखी भी नहीं है वो भी हम सॉल्व कर पाएंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से करें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। अब ये क्या कहता है, ये कहता है कि यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. मतलब had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? क्वेश्चन कहता है, अब हमने नेगेटिव मार्किंग का कंसेप्ट सुना है कि नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है, जैसे जितने हमने सही करे उनके तो मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन जितने हमने गलत किए उनके मार्क्स काटे भी जाएंगे। तो यहाँ पर यश को 40 मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, एक टेस्ट में। अगर उसे सही नंबर पे सही क्वेश्चन करने पर 3 मार्क्स मिलते हैं और गलत करने पर 1 मार्क कट कर लिया जाता है, ठीक है, तो उसे 40 मार्क्स मिलते हैं। वहीं अगर उसे 4 मार्क्स मिले सही करने के लिए और 2 मार्क्स कट कर लिए जाए गलत करने के लिए, तो उसे मिलते हैं 50 मार्क्स।
अब हमें बताना है कि क्वेश्चन पेपर में कुल क्वेश्चंस कितने, टोटल क्वेश्चंस कितने। तो इसके लिए हम लेट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, लेट के बिना तो काम चलेगा नहीं हमारा। सो लेट कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। राइट आंसर्स इज इक्वल्स टू एक्स और रॉन्ग आंसर जो उसने किए हैं वो हमने अज्यूम कर लिए हैं बाय। ठीक है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन में 40 मार्क्स मिल रहे हैं, अगर उसे 3 मार्क्स मिलते हैं सही करने के लिए, तो सोचो उसने x नंबर ऑफ क्वेश्चन सही करे होंगे और हर क्वेश्चन के लिए उसे 3 मार्क्स मिला होगा, तो 3 इंटू एक्स उसके टोटल मार्क्स आ गए जो सही किए होंगे। लेकिन 1 मार्क कट कर लिया जाएगा गलत करने के लिए, तो 1 मार्क कट किस में से होगा, जो उसके मार्क्स मिले हैं उसे। ठीक है। तो माइनस करेंगे इस 3x में से। अब 1 मार्क कट हो रहा है तो 1 इंटू वाई, इसका मतलब y नंबर ऑफ क्वेश्चन गलत करे थे उसने, और 1 मार्क कट हो रहा है तो 1 इंटू वाई मार्क्स उसके कट हो जाएंगे, और टोटल मार्क्स कितने आएंगे फर्स्ट कंडीशन में 40। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई। उसी तरह सिमिलरली या अगेन हम कहें तो उसमें क्या हो रहा है, अगर उसे सही करने पर 4 मार्क्स मिल रहे हैं और गलत करने पर 2 मार्क्स कट हो जा रहे हैं, तो उसे 50 मार्क्स मिल रहे हैं। इट मीन्स 4 इंटू एक्स सही करने पर नंबर आए होंगे, मार्क्स मिले होंगे, और गलत करने पर y कट होते हैं, लेकिन 2 नंबर्स कट होते हैं, तो माइनस करेंगे 2 इंटू वाई, नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर्स y है, इंटू 2 करेंगे तो टोटल वो मार्क्स आ जाएंगे जो उसने गलत करने की वजह से कटवाए होंगे। तो अगर डिडक्ट कर रहे हैं तो माइनस करेंगे और टोटल मार्क्स अब कितने आ जाएंगे 50। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर हो गई 2। तो इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है करना। ठीक है। तो अपने पास दो इक्वेशन है, इसमें फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में अगर हम देखें तो या तो हम x के कोफिशिएंट सेम करेंगे या y के, लेकिन y के कोफिशिएंट सेम करना ज़्यादा आसान है, क्योंकि x के कोफिशिएंट में पहली इक्वेशन में 3 आ रहा है जबकि सेकंड इक्वेशन में 4 आ रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं किसकी, y की, तो y में एक अच्छी चीज ये है कि y में फर्स्ट इक्वेशन में कोफिशिएंट है 1 और सेकंड इक्वेशन में कोफिशिएंट है 2। तो हमें सिर्फ फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कराना है 2 से और दोनों इक्वेशन के y के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करा दें, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 40। तो कितना आ जाएगा इक्वेशन, अपनी इक्वेशन आ जाएगी 6x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8। अब ये इक्वेशन वैसे थर्ड है, लेकिन हम यहीं पे एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं इस इक्वेशन से और सेकंड इक्वेशन से। तो 4x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 50 था। साइन करते हैं चेंज, तो 2y का साइन माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 4x प्लस का है तो माइनस, और 50 प्लस का है तो माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गए। 6x में से 4x गया तो बचेगा 2x, और 80 माइनस 50 कितना आ जाएगा 30। इट मीन्स x जो आया वो कितना आ गया 30/2, मतलब 15 आ गया। तो मतलब उसने सही क्वेश्चन जो करे होंगे उनका नंबर होगा 15। वेरी गुड। अब जब x हमारे पास 15 आ गया तो y निकालना है। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किसमें डालें, फर्स्ट में डालें सेकंड में डालें, एक काम करते हैं फर्स्ट में डाल लेते हैं।
ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे, लेकिन फर्स्ट में डाल लेते हैं। वो क्या थी इक्वेशन, वो थी 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40। सो 3 इंटू 15, एक्स की जगह लिखा है हमने यहाँ पे, और माइनस वाई हमें नहीं पता, इक्वल टू 40। सो 3 15 का कितना हो जाएगा 45, माइनस वाई इक्वल टू 40। तो प्लस का 45 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 40 माइनस 45। सो यहाँ पर माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 40 माइनस 45 आ जाएगा -5। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू आ गई 5। तो ये रॉन्ग आंसर आ गया। अब उसने पूछा था क्वेश्चन में कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, वो हम बता सकते हैं। तो अब टोटल नंबर क्वेश्चन में जो सही करे उसने वो भी इंक्लूडेड होंगे, और जो गलत करे वो भी इंक्लूडेड होंगे। सो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन टेस्ट, बहुत आसान है। वो क्या है, x प्लस वाई है। तो x कितना आया था हमारा 15 आया था, और y कितना आया है 5 आया है। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो जाएंगे, 20 क्वेश्चन हो जाएंगे एग्जाम। समझ आया है आपको, क्वेश्चन आसान था, थोड़ा सा लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स थी, लेकिन अगर आपने ये ध्यान से देखा है तो बहुत ज्यादा टफ नहीं था क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है, लेकिन बिकॉज थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्वेश्चन, तो अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ये हमने थर्ड पार्ट कंप्लीट कर लिया है शायद, अब हम फोर्थ पार्ट की तरफ चलेंगे। यस, अब ये फोर्थ पार्ट जो है ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप इसे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, ठीक है, और इसको हम ट्राई करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कहता है प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। One car starts from A and another from B at the same time. If the car travels in the same direction at a different speeds, they meet in 5 hours. And if they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? तो जरा क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं बाय द सिंपल डायग्राम्स, ठीक है। सपोज करते हैं ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर, वेरी गुड, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। इसके बीच में डिस्टेंस है 100 किलोमीटर्स, बहुत बड़ी। अब दो कार है, जो एक स्टार्ट होगी ए से और एक स्टार्ट होगी बी से, लेकिन उनके भी दो कंडीशंस हैं कि एक बार वो सेम डायरेक्शन में जाएंगे, और देखो जो कार ए से स्टार्ट होगी और जो कार बी से स्टार्ट होगी, दोनों की ही स्पीड्स अलग अलग है, सेम नहीं है, ठीक है। लेकिन एक कार स्टार्ट होगी ए से और एक कार स्टार्ट होगी बी से, और दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगी। सेम डायरेक्शन में जाने का क्या मतलब है कि जो ए से स्टार्ट हुई वो भी इस डायरेक्शन में मान लेते हैं, और बी से जो स्टार्ट हुई वो भी इस डायरेक्शन में मान लेते हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि अगर वो सेम डायरेक्शन में जाती है ना, तो वो मिलती है 5 घंटे बाद, 5 आवर्स के बाद वो मीट कर जाती है, एक दूसरे से मिल जाती है। लेकिन इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब कि अगर एक गाड़ी ए से जो चल रही थी वो इस डायरेक्शन में जा रही है और बी से जो चल रही थी वो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो कितने घंटे बाद मिल जाएंगी, 1 आवर के बाद। बहुत जल्दी मिल जाएंगी, ऑब्वियस सी बात है, एक दूसरे के ऑपोजिट आ रही है तो मिल जाएंगी आराम से। तो अब हमें क्या बताना है, स्पीड्स ऑफ द टू कार्स, मतलब जो ए से स्टार्ट हुई और जो बी से स्टार्ट हुई उनकी स्पीड क्या होगी। सो हम अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट स्पीड ऑफ कार which starts from A, which starts from A। ध्यान से समझना ये क्वेश्चन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। तो वो हमने x मान लिया। लेट स्पीड ऑफ
कार विच स्टार्ट्स फ्रॉम बी, वो हमने अज्यूम कर लिया 1। बहुत ही बढ़िया। एक्स भी किलोमीटर पर आवर में है और वाई भी किलोमीटर पर आवर। ठीक है भैया। अब जरा कंडीशन देखते हैं। कंडीशन हमारे पास है एक सेम डायरेक्शन की और एक ऑपोजिट डायरेक्शन। तो देखो, फिजिक्स में या साइंस में कंसेप्ट होता है कि अगर दो चीजें सेम डायरेक्शन में जा रही है तो उनकी रिलेटिव स्पीड देखी जाती है, ठीक है। और अगर दो चीज ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो उसकी भी रिलेटिव स्पीड देखी जाती है। सो रिलेटिव स्पीड की हम यहाँ बात कर रहे हैं। रिलेटिव स्पीड या आप इसे नेट स्पीड भी बोल सकते हैं, टोटल स्पीड, ठीक है। नेट स्पीड भी कह सकते हैं मैथ्स में। तब होता क्या है, जब ये सेम डायरेक्शन में जाती है, इन सेम डायरेक्शन, तो होता है x माइनस वाई। मतलब ये फॉर्मूला है रिलेटिव स्पीड का। जब सेम डायरेक्शन में जा रही होगी तो वन स्पीड से सेकेंड स्पीड को माइनस कर देंगे। अब इन ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन की बात करें तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, x माइनस वाई, वन स्पीड से सेकेंड स्पीड माइनस कर दो। लेकिन अगर देखो, अगर ये वाली स्पीड को हम प्लस मान रहे हैं तो ये वाली क्या माइनस होगी, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसलिए यहाँ पर x माइनस में माइनस का y आ जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। बहुत ही बढ़िया। अब अपने पास दो चीजें आ गई है, एक सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी और एक ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी, ठीक है भैया। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता है जो स्पीड होती है हमारी वो क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, ठीक है जी। अब टोटल डिस्टेंस कितना चलना है हमें, टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, वो हमारे पास है 100 किलोमीटर, सही है। तो अब देखो, दो कंडीशन है हमारे पास, तो हम कंडीशन 1 को कंसीडर करते हैं। फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन 1, कंडीशन 1 है और उसमें है इन सेम डायरेक्शन। जब डायरेक्शन सेम होगी, तो जब डायरेक्शन सेम होगी तो अभी अभी हमने स्पीड देखी है वो क्या होगी, x माइनस वाई। अब ये स्पीड है, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, 100 किलोमीटर। और कितने घंटे बाद मिल जाएंगे, कितने आवर्स के बाद मिल जाएंगे, 5 आवर्स के बाद। सो 5 से इसे कैंसिल कर लो, 20 पे कैंसिल हो जाएगा। सो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। हमारी कंडीशन आ गई फर्स्ट, मतलब फर्स्ट इक्वेशन। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद जैसे यहाँ किया है वैसे ही अगले कंडीशन में भी करेंगे। सो कंडीशन 2, अब वो क्या कहती है, वो कहती है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब ऑपोजिट डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो स्पीड है x प्लस वाई, एंड जो डिस्टेंस है वो कितना था, 100 किलोमीटर था। और क्वेश्चन में बोला था कितने घंटे के बाद ये मिलने वाली है, 1 आवर के बाद, ठीक है सर। सो x प्लस वाई इक्वल टू 100 हमारा एक इक्वेशन हो गया, इक्वेशन नंबर 2। आई होप आपको दोनों की इक्वेशन मेकिंग समझ आई है। अब इसमें तो देखो कॉफिशिएंट भी सेम है और साइन भी ऑपोजिट है, तो अपने को कुछ करना ही नहीं है, बस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और x और y फाइंड करना है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, है ना, इजी आया ना समझ में। तो अगर कंसेप्चुअल वाइज चलेंगे तो क्वेश्चन में बहुत बड़ी बात नहीं है, इजी है क्वेश्चन। सो फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन थी
वो थी कितनी, x माइनस वाई इक्वल टू 20 और सेकेंड आई है x प्लस वाई इक्वल टू 100। तो x प्लस वाई इक्वल टू 100 पहले लिख लेते हैं एंड x माइनस वाई इक्वल टू 20 बाद में लिख लेते हैं। अब देखो यहाँ x के साइन सेम है लेकिन y के पहले से ऑपोजिट है और कॉफिशिएंट भी सेम। इसका मतलब y डायरेक्टली कैंसिल हो सकता है और इसके लिए मुझे साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो y से y कैंसिल हो गया, x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x और 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा 120। तो x कितना आएगा 120 डिवाइडेड बाय 2 इट मीन 60। x की वैल्यू अपने पास आ गई 60। बहुत ही बढ़िया। अब हमें निकालना है y। और तो अगर हम y निकालेंगे तो क्या करें, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में भी कर सकते हैं 2 में भी कर सकते हैं, अभी 2 में कर रहे हैं। तो 2 इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। तो अब जो हमारी इक्वेशन थी x प्लस वाई इक्वल टू 100, अगर उसमें x की जगह हम रख देते हैं कितना 60 आया था ना, यस 60 और फिर प्लस में y इज इक्वल्स टू 100। तो ये जो प्लस है हमारा 60, अगर ये वहां जाएगा तो माइनस, y क्या आएगा 100 माइनस 60, इसका मतलब 40। तो इसका मतलब अब हम लिख सकते हैं, दोनों निकल गया। x जो था वो स्पीड थी उस कार की जो a से स्टार्ट हुई थी और y स्पीड थी उस कार की जो b से स्टार्ट हुई थी। और मैंने पहले ही बोला था कि वो किलोमीटर पर आवर में। तो हम लिख सकते हैं हेंस स्पीड ऑफ कार which starts from A, क्या ये है, x अज्यूम करी थी और वो आई है 60 किलोमीटर पर आवर। उसी तरह स्पीड ऑफ कार which starts from B, वो हमने अज्यूम की थी y और वो हमारी कितनी आई है 40 किलोमीटर पर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। और अगर नहीं आया है या कोई डाउट लगता है आपको इसमें तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते, ठीक है। चलिए, सो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे देखें, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, वो कहता है बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4 का ही 5th पार्ट है और इट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है, लास्ट वाला भी इम्पॉर्टेंट था तो आप इस पे स्टार मार्क कर सकते हैं और लास्ट वाला जो था उस पर भी आप स्टार मार्क कर सकते हैं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4 के 5th पार्ट की तरफ। अब वो क्या कहता है, इसमें लिखा है द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, रिड्यूस हो रहा है बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। If we increase the length by 3 unit and breadth by 2 unit, the area is increases by 67 square units. Find the dimensions of the rectangle. ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है, उसका एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है अगर उसकी लेंथ को 5 यूनिट से रिड्यूस कर दें, 5 से रिड्यूस कर दें और उसकी ब्रेथ को इंक्रीज कर दें 3 यूनिट्स, ठीक है। अगर सेकेंड कंडीशन दी है इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स, मतलब उसके लेंथ को इंक्रीज कर दे 3 यूनिट से और ब्रेथ को
भी इंक्रीज कर दे 2 यूनिट से, तो ओवरऑल जो एरिया था वो 67 स्क्वायर यूनिट से बढ़ जाता है। तो हमें बताना है कि जो भी हमारा रेक्टेंगल है उसकी डायमेंशंस क्या है। सो जो हमारा रेक्टेंगल होता है वो बेसिकली कुछ ऐसा होता है, उसमें क्या होता है, एक लेंथ होती है और एक ब्रेथ होती है। तो अब डायमेंशन बोला है तो डायमेंशन का मतलब लेंथ और ब्रेथ ही निकालनी है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, वो हमने एक्स अज्यूम कर लिया। लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, वो हमने वाई अज्यूम, ठीक है। अब अगर मैं आपसे एरिया पूछूं तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। बहुत ही बढ़िया। तो अब यहाँ पर अपने को लिखना है एरिया। तो एरिया अगर मैं लिखूं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो मैंने रेक्टेंगल के अंदर लिखा है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। यहाँ पर लेंथ हमने अज्यूम करी है एक्स और ब्रेथ अज्यूम करी है वाई, तो इसके अकॉर्डिंग एक्स इंटू वाई हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे ना, यहाँ पर क्यों लिखें। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंडीशन दी है, कंडीशन 1 में बोल रखा है कि उसका एरिया 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है अगर उसकी लेंथ को रिड्यूस कर दें 5 यूनिट से। इसका मतलब जो लेंथ है x उसे माइनस कर दिया 5 से, तो रिड्यूस हो गई 5 से। वेरी गुड। और जो ब्रेथ है इंक्रीज बाय 3 यूनिट्स, मतलब ब्रेथ को इंक्रीज कर दिया 3 से, मतलब y प्लस 3। अब देखो, अब यहाँ पर साइन क्या यूज करें, क्या प्लस होगा माइनस होगा या क्या होगा। तो एरिया रिड्यूस हो रहा है या एरिया इंक्रीज हो रहा है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए। उसके लिए बोल रखा है कि जो ओवरऑल एरिया था वो 9 स्क्वायर यूनिट से क्या हो गया, कम हो गया, रिड्यूस हो गया। तो एक्स वाई पुराना एरिया था और वो क्या हो गया, माइनस हो गया 9, कम हो गया 9, ठीक है। अब क्या, इसे सॉल्व कर लो। एक्स इंटू वाई क्या हो जाएगा, एक्स वाई, एक्स इंटू 3 क्या हो जाएगा 3x, 5 इंटू वाई माइनस का 5y, और 5 3 माइनस का 15 इज इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस का 9, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही बढ़िया। अब क्या करें, अब हम इस एक्स वाई को LHS से RHS में ले जाते हैं, ठीक है। इस 15 को भी LHS से RHS में ले जाते हैं, तो क्या होगा 3x माइनस का 5y इज इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 9, पहले से वहां लिखा है, ये वाला एक्स वाई वहां जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये वाला -15 वहां जाएगा तो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज होगा। तो एक्स वाई कैंसिल हो गया, 15 माइनस 9 करोगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 6। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होगी। आई होप आपको ये समझ आई होगी, ठीक है। ये तो अपनी फर्स्ट कंडीशन हुई। नाउ अगेन, अब सेकंड कंडीशन भी देख लेते हैं। तो सेकंड कंडीशन में हमें क्या बोला गया, सेकंड कंडीशन में हमें बोला गया है सेकंड कंडीशन में बोला है, एक मिनट लेट मी चेक। कहता है इफ इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट। तो इसमें क्या है, तो बहुत इजी हो गया, लेंथ को 3 यूनिट से बढ़ा दो और ब्रेथ को 2 यूनिट से बढ़ा दो, तो ओवरऑल जो एरिया है वो 67 स्क्वायर यूनिट से बढ़ जाता है। इसका मतलब x ने प्लस किया 3 एंड y ने भी प्लस किया 2, दोनों में प्लस हो रहा है, तो एरिया है तो मल्टीप्लाई होगा, और इसकी वजह से जो ओवरऑल एरिया था एक्स वाई वो 67 से इंक्रीज हो रहा है।
तो अब हम इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ओवरऑल एरिया जो एक्स वाई था वो इंक्रीज हो गया 67 से। सो एक्स इंटू वाई एक्स वाई हो जाएगा, एक्स इंटू टू हो जाएगा 2x, 3 इंटू वाई हो जाएगा 3y, और 3 टू द 6 इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 67। सही है। सो अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो एक्स वाई है इसको वहां ले जाते हैं और जो नंबर से उसे भी वहां ले जाते हैं LHS से RHS में। तो यहाँ अपने पास बचेगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 67 पहले से लिखा है। ये एक्स वाई वहां जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये प्लस का 6 पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा। एक्स वाई कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस माइनस थे। 67 में से 6 गया तो कितना बचेगा 61। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 61 आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। बहुत ही बढ़िया, क्या दिक्कत है, कितना सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो अब अपन दोनों इक्वेशन में देखें तो कोफिशिएंट दोनों के ही सेम नहीं है, ना x के कोफिशिएंट सेम है ना y के कोफिशिएंट सेम। तो दोनों एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं। एक इक्वेशन थी 3x माइनस 5y इक्वल टू 6, और एक इक्वेशन थी हमारी जो अभी आई है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 61। ये फर्स्ट इक्वेशन थी और ये सेकेंड इक्वेशन। तो हम क्या करते हैं, y के कोफिशिएंट को भी सेम कर सकते हैं, x के कोफिशिएंट को भी सेम कर सकते हैं। अब ये एक तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एलिमिनेशन मेथड का, क्योंकि x या y के कोफिशिएंट को सेम करने के लिए हमें फर्स्ट इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा एंड सेकंड इक्वेशन को भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अगर सपोज करो मैं y के कोफिशिएंट सेम करता हूँ, तो यहाँ देखो ये 5 है और यहाँ 3 है। तो अगर मैं 5 को 3 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो 15 हो जाएगा, और इस 3 को 5 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो वो भी 15 हो जाएगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 3 और 5 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो मैंने लिखा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3 एंड इक्वेशन 2 बाय 5। बहुत ही बढ़िया। तो जरा करा लेते हैं मल्टीप्लाई। तो जो 5 से पहले मल्टीप्लाई हो रही है उसे पहले लिख लेते हैं, क्योंकि उसका RHS ऑब्वियस सी बात है बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि 61 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियस सी बात है बड़ी वैल्यू आएगी। सो 2 5 ना 10x हो जाएगा, बिल्कुल। 5 3 का 15y हो जाएगा, और 61 5 का कितना हो जाएगा 305। बहुत ही बढ़िया। और फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई कराना है, तो 3 3 का 9x हो जाएगा, 3 5 का माइनस 15 हो जाएगा, और 6 3 का कितना हो जाएगा 18। साइन चेंज कर दो, साइन चेंज की भी जरूरत नहीं है, पहले से ही कैंसिल हो रहे। 10x प्लस 9x कितना हो जाएगा 19x, और 305 में अगर हम ऐड करते हैं 18 तो ये आ जाएगा 320। और अब जब हम इसे इस 19 को डिवाइड कराएंगे किससे 323 से, तो x की वैल्यू आएगी 323 अपॉन 19। 19 17 का 323 होता है, तो x आ जाएगा 17। x 17 आ गया, बहुत ही बढ़िया। हमारे पास लेंथ आ गई। तो अब हमें क्या निकालना है, ब्रेथ भी तो निकालना था अभी। सो इसे किस इक्वेशन में डालेंगे, तो फर्स्ट में डालेंगे या सेकंड में डालेंगे। सो पुट इन वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में डाल लें क्या, या सेकंड में डाल लेते हैं, इन इक्वेशन 2 में डाल। तो इक्वेशन 2 हमारे पास थी 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। ये ना, यस।
सो 2 इंटू 17 प्लस में 3y इक्वल टू 61। सो 17 टू का कितना हो जाएगा 34, तो ये प्लस का 34 वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो 3y इज इक्वल्स टू 61 माइनस 34 हो गया। अब 61 में से अगर हम 34 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा अपने पास 27। तो y हमारा 3y इक्वल टू 27 आ गया, और ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहां जाएगा तो डिवाइड, इट मीन्स y हमारा 27/3 आ जाएगा। सो 3 9 27 होता है, तो y आ गया 9। तो अब हम कह सकते हैं, जो हमें अब कंक्लूड करना है कि हेंस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एक्स अज्यूम करी थी, और वो 17 स्क्वायर यूनिट आया था। ठीक है, मतलब इस 17 यूनिट आ गया, कोई बात नहीं। अब ये थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ जैसे ना लगने लगे। देन ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल वो हमने अज्यूम करी थी y, और वो कितनी आई है 9। तो अपने पास x भी आ गया और y भी आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 3.5 है वो इस क्वेश्चन के साथ फिनिश हो गई है। आई होप आपको ये क्वेश्चन जितने भी कराए हैं वो समझ आए हों। ये जो लेक्चर रहा है ये बेसिकली इक्वेशन मेकिंग पे बेस्ड रहा है। अगर आपको किसी भी पार्ट में, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट या फिफ्थ पार्ट में कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इस लेक्चर को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो सके। ठीक है, सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, आज के लिए टाटा सन्नाटा, बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद अ न्यू एक्सरसाइज एंड न्यू टॉपिक और कंसेप्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।